आज राजनीतिक यात्रा में भारत देश की राजनीति में आपातकाल की पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुई, उस पर बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे आपातकाल के बाद के हालात कैसे रहे, उस पर भी चर्चा करेंगे। हम भारत की राजनीतिक यात्रा को समझेंगे, साथ ही उसे समझाने का प्रयास भी करेंगे। वर्तमान समय में हमें भारतीय राजनीति की बिल्कुल अलग ही तस्वीर देखने को मिल रही है। सत्ताधारी एनडीए को चुनौती देने के लिए विपक्ष ने इंडिया गठबंधन की स्थापना की। इस गठबंधन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें 2 दर्जन से ज्यादा विपक्षी दलों का गठजोड़ है। अगर हम आज से करीब 47 साल पीछे की बात करें तो जब नेशनल इमरजेंसी के बाद देश में चुनाव हुआ था और तब तमाम विपक्षी दलों ने इंदिरा गांधी की सरकार को चुनौती देने के लिए जनता पार्टी का गठन किया था। अब कह सकते हैं कि 4 दशक बाद इतिहास खुद को दोहरा रहा है। 2024 में नतीजा चाहे कुछ भी हो, लेकिन 47 साल पहले जो कुछ हुआ उसे हिंदुस्तानी सियासत की सीरत और सूरत दोनों को बदल कर रख दिया था। इतिहास गवाह है कि 75 साल में भारतीय राजनीति पर अगर किसी दल ने सबसे लंबे समय तक राज किया तो वो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसे हम आज कांग्रेस पार्टी के नाम से जानते हैं। अगर इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो पाएंगे कि कांग्रेस ने 50 साल तक देश पर राज किया। कांग्रेस के एक समय को देखकर यह लग रहा था कि भारत अब एक दलीय वाला देश बनकर रह जाएगा, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी की कांग्रेस को चुनौती देने वाले दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे थे। अगर हम बात करें 1969 की, तो जब कांग्रेस पार्टी 2 फाड़ में बढ़ चुकी थी, तब ऐसा लग रहा था कि इंदिरा गांधी कमजोर पड़ चुकी है और अब कांग्रेस अपने पुराने वर्चस्व को कायम नहीं रख पाएगी। लेकिन जब 1971 में 1 साल पहले जो चुनाव हुए उसमें कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त बहुमत मिला। इंदिरा गांधी ने विरोधियों के दांत खट्टे कर दिए, लेकिन सत्ता की ताकत हमेशा एक जैसी कहाँ रहती है जनाब। धीरे धीरे एक एक नेता नेतृत्व करने के लिए पैदा होने लगे और देखते ही देखते कांग्रेस की राजनीतिक जमीन छोटी होती चली गई। एक तरफ कांग्रेस का कद घटने लगा तो दूसरी ओर राजनीति में ऐसे सितारे उभर कर आने लगे जिनके पास किसी प्रकार की कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी। अगर हम बात करें 2014 की, तो लोकसभा चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर बहुमत हासिल करने में कामयाब हुई, तब लोगों को खूब हैरानी हुई। हैरानी की वजह थी कि आखिर इस बार भाजपा ने 1984 की राजनीति का इतिहास का अंश ही पलट दिया। कांग्रेस 1984 में 400 सीटों के साथ अकेले अपने दम पर बहुमत लेकर आई थी। इस घटना को घटे जमाने बीत चुके थे। इसके बाद केंद्र में जोड़ तोड़ की राजनीति का एक सिलसिला चल पड़ा और यह अभी तक जारी है। अगर इस हैरानी की वजह को गहराई से समझना है तो हमें कई दशक पीछे जाना होगा। देश में आजादी के बाद 3 दशक तक केंद्र और राज्यों की राजनीति में कांग्रेस की तूती बोलती रही। कांग्रेस का जबरदस्त दबदबा था। इसका पता इस बात से ही लगा सकते हैं कि 1967 को छोड़कर सभी चुनावों में कांग्रेस की 300 से ऊपर सीटें थी। 1984 में राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को 400 सीटें मिली। भारतीय राजनीति के इतिहास में किसी भी दल को ऐसा समर्थन नहीं मिला था। कांग्रेस का राजनीतिक वर्चस्व बुलंदियों पर था। यह इससे समझा जा सकता है कि कोई विपक्षी पार्टी उसके सामने टिकती नहीं थी। 1952 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 16 सीटों के साथ सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी थी। 1957 में इसी पार्टी को 27 और 1962 में महज 29 सीटें मिली। तब भी यह पार्टी सबसे बड़ी विपक्षी दल की पार्टी थी। 1967 में श्री राजगोपालाचारी की स्वतंत्र पार्टी 44 सीटों के साथ सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई। लेकिन 1969 एक ऐसा वक्त आया जब कांग्रेस 2 फाड़ों में बंट गई। 1967 में इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी। उस समय कांग्रेस के कई बुजुर्ग नेताओं का सिंडिकेट हावी था। 1960 के दशक में कांग्रेस के भीतर कुछ प्रभावशाली नेताओं के समूह को सिंडिकेट नाम दिया गया, जो पार्टी के संगठन पर नियंत्रण रखते थे। अतुल्य घोष, के कामराज, संजीव रेड्डी जैसे नेता थे। ये बड़े नेता इंदिरा गांधी को कुछ भी नहीं मानते थे। कभी कांग्रेस में रहे राम मनोहर लोहिया ने तो अपने शब्दों में इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया की संज्ञा भी दे डाली थी। 1969 में राष्ट्रपति चुनाव होना था, तब इंदिरा गांधी चाहती थी कि वे वी गिरी को राष्ट्रपति बनाएं,
लेकिन सिंडिकेट सदस्यों की पहली पसंद नीलम संजीव रेड्डी थी। दोनों के बीच मामला बढ़ता देख तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष ने एक सदस्य बोर्ड का गठन किया। कांग्रेस ने रेड्डी को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया। इंदिरा गांधी समझ गई कि यह कदम उनके पार्टी को कमजोर करने और प्रधानमंत्री दफ्तर से बाहर करने के लिए उठाया जा रहा है। उपराष्ट्रपति रहे वीवी गिरी ने ऐलान किया कि वह निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे। इसमें इंदिरा को एक मौका दिखा। अपनी पार्टी से इंदिरा गांधी ने बगावत कर ली। अंदरूनी तौर पर रेड्डी के बजाय वी गिरी को सपोर्ट करने लगी। नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी चुनाव हार गए। बाद में 1977 में रेड्डी जनता पार्टी सरकार में राष्ट्रपति तो बन गए। गिरी के चुनाव जीतने के बाद सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निकाल दिया। फिर क्या था, इंदिरा ने भी कांग्रेस के दो टुकड़े कर दिए। इंदिरा की पार्टी का नाम रखा कांग्रेस, तो वहीं दूसरी पार्टी हो गई कांग्रेस ओ। के कामराज कांग्रेस ओ के अध्यक्ष बने। तब लगा कि अब कांग्रेस के बुरे दिन आ गए हैं। तब इंदिरा गांधी राजनीति में बिल्कुल नहीं थी। इंदिरा गांधी ने अगले 1.5 साल में अल्पमत की सरकार चलाई और जब खतरा बढ़ने का एहसास हुआ तो 1971 में समय से पहले आम चुनाव करा दिए। इंदिरा गांधी 354 सीटों के साथ बहुमत में सरकार में वापस लौट आई। इस चुनाव में भी सबसे बड़े विपक्षी दल को 25 सीट पर ही संतोष करना पड़ा। कांग्रेस ओ को मात्र 16 सीट मिली। 1977 में कांग्रेस की मुश्किलों का दौर शुरू हुआ जब नेशनल इमरजेंसी के बाद पहला आम चुनाव हुआ। अगर इस चुनाव को भारतीय राजनीति का टर्निंग पॉइंट कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा। यह पहली बार था जब कांग्रेस पार्टी केंद्र की सत्ता से बाहर हो गई थी। पहली बार जब कोई सिटिंग पीएम अपनी सीट हार गया था। और जब केंद्र में गैर कांग्रेस सरकार बनी, जब चुनाव का ऐलान हुआ तब कई नेता चुनाव का बहिष्कार करना चाह रहे थे, क्योंकि चुनाव के लिए महज 2 महीने का वक्त था। इतने कम समय में जेल में बंद विपक्षी नेताओं के लिए चुनाव कोई आसान बात नहीं थी। उनके पास 2 दिक्कतें सामने आ रही थी। विपक्षी दलों के पास चुनाव लड़ने के लिए और दूसरी, उनके पास सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए अच्छे उम्मीदवार नहीं थे और पैसों की कमी थी। लेकिन जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर, ज्ञानेश्वर मिश्र जैसे नेताओं का कहना था कि हम जनता के भरोसे चुनाव लड़ेंगे। लोकतंत्र को मजबूत करने और इंदिरा गांधी को सत्ता से बेदखल करने के लिए चुनाव लड़ना जरूरी है। कांग्रेस से 2-2 हाथ करने के लिए जनता पार्टी का गठन हुआ और फिर सभी अलग अलग दलों ने उसमें अपना विलय कर दिया। इसमें जयप्रकाश नारायण और मोरारजी देसाई का जन मोर्चा, सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय लोक दल, भारतीय जनसंघ जैसे तमाम दल जुड़ गए। सब कुछ इतना जल्दी हुआ, न तो जनता पार्टी का रजिस्ट्रेशन था और न ही उनके पास कोई चुनाव चिन्ह था। इससे भी ज़्यादा रोचक बात यह थी कि पार्टी का गठन चुनाव की घोषणा के बाद हुआ था। इस कारण नेताओं ने चुनाव आयोग को केवल इतना बताया कि हमने पार्टी बना ली है और चुनाव चिन्ह किसी दूसरी पार्टी से उधार ले लिया है। आयोग ने भी पार्टी के उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने की इजाज़त दे दी। चौधरी चरण सिंह की पार्टी भारतीय लोक दल का चुनाव चिन्ह हल्दर किसान जनता पार्टी का चुनाव निशान बन गया और इसी पर 1977 का चुनाव लड़ा गया। अतीत का ये रोचक किस्सा राजनीति के इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया, जिसे आज भी लोग याद करते हैं। बहरहाल इस चुनाव में विपक्षी दल ने सत्ता तो पलट दी और जनता पार्टी को 295 सीटों के साथ बहुमत मिला। कांग्रेस मात्र 154 सीटों पर ही सिमट गई। इंदिरा गांधी रायबरेली से अपना चुनाव हार गई। जिस राज नारायण के चलते 1975 में उनकी सांसद सदस्यता रद्द हुई थी, उन्होंने इस बार 50,000 से ज़्यादा वोटों के अंतर से इंदिरा गांधी को मात दे दी और केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार काबिज हो गई। लेकिन चुनाव में सिर्फ गैर कांग्रेसवाद का उदय नहीं हुआ, बल्कि नेताओं की राजनीतिक जमीन तैयार हुई, जिन्होंने आगे चलकर भारतीय राजनीति को बदल कर रख दिया। 1977 के चुनाव ने भारतीय राजनीति को सिर्फ इस रूप में नहीं बदला कि यहां से गैर कांग्रेस सरकार का उदय हुआ, बल्कि यहीं से पिछड़े वर्ग की भलाई का मुद्दा भारतीय राजनीति में गूंजने लगा। असल में आपातकाल के बाद
जब विपक्षी दलों ने कांग्रेस के खिलाफ घेराबंदी शुरू की, तब उनमें समाजवादी दलों की बड़ी भूमिका थी। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से मिलकर बनी सोशलिस्ट पार्टी और दूसरे समाजवादी दल पिछड़े और दलितों की बात करते। उत्तर भारत की राजनीति आज जैसी है और पिछड़ी जातियों का जिस तरह राजकाज और शासन में हिस्सा बढ़ा, उसकी मूल परिकल्पना राम मनोहर लोहिया की थी। इसलिए उन्हें भारत की मुख्य क्रांति यानी साइलेंट रिवॉल्यूशन का नायक कहा जाता है। उधर उत्तर भारत में आपातकाल के समय पिछड़ी जाति के नेताओं को जन्म दिया लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, मुलायम सिंह यादव, रामविलास पासवान जैसे नेताओं को यहीं से असली पहचान मिली। रामविलास को असली पहचान तब मिली जब वो जेपी मूवमेंट से जुड़े और आपातकाल में जेल में रहने के बाद 1977 में हाजीपुर से सांसद चुने गए। तब पासवान रिकॉर्ड मतों से यानी 4 लाख वोटों से चुनाव जीते, द गिनीज बुक में अपना नाम भी दर्ज करवा लिया। तो वहीं लालू प्रसाद यादव पहली बार 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर छपरा सीट से लोकसभा पहुंचे। तब उनकी उम्र महज 29 साल थी और वह सबसे कम उम्र के सांसद हुआ करते थे। बिहार के देहाती क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाले लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने और पिछड़ों की राजनीति में माहिर हो गए। 24 मार्च 1977 को मोरारजी देसाई ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। 30 अप्रैल को 6 राज्यों यानी यूं कहे पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा में कांग्रेस सरकारों को बर्खास्त कर दिया। इन राज्यों में जब दोबारा चुनाव हुए तो सभी राज्यों में जनता पार्टी की सरकार बन गई। खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों की जीत में पिछड़ों का बोलबाला रहा। उधर बिहार में कर्पूरी ठाकुर की सरकार ने सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्ग के लिए 20% आरक्षण का कानून बना दिया। इससे राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा और नौकरियों में पिछड़ा आरक्षण की मांग और तेज हो गई। मांग को देखते हुए प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने 20 दिसंबर 1978 को एक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर उसकी अधिसूचना जारी कर दी। बिहार के मधेपुरा सांसद वीपी मंडल को इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। यह आयोग मंडल आयोग के नाम से आज भी जाना जाता है। लेकिन जनता पार्टी में सब कुछ बहुत तक ठीक नहीं रह सका। चौधरी चरण सिंह ने जुलाई 1979 में जनता पार्टी में बगावत कर दी और 90 सांसदों के साथ सरकार से अलग हो गए और अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया। मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई। मधुलेम, राजनारायण, जॉर्ज फर्नांडिस जैसे नेता चौधरी चरण सिंह के खेमे में चले गए। चौधरी चरण सिंह ने जनता पार्टी सेकुलर नाम से पार्टी बना डाली, बाद में जिसका नाम लोकदल हो गया। कांग्रेस और कम्युनिस्ट इंडिया के समर्थन से सरकार बनाई, लेकिन सरकार बहुत दिनों तक नहीं चल पाई। लोकसभा भंग हो गई और जब चुनाव हुआ तब बड़े बहुमत के साथ इंदिरा गांधी की सरकार पुनः सत्ता में लौट आई। 1980 के दिसंबर महीने में मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में करीबन 3,500 से भी ज़्यादा पिछड़ी जातियों की पहचान कर आयोग ने उन्हें सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण देने की वकालत की। करीबन 10 साल तक रिपोर्ट पूरी तरह ठंडे बस्ते में रही। एक समय ऐसा आया कि रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया। जब वीपी सिंह की सरकार सत्ता में आई, 7 अगस्त 1990 को मंडल आयोग की सिफारिश लागू करने का ऐलान किया गया। वीपी सिंह सामाजिक न्याय के मसीहा के रूप में उभरकर लोगों के सामने आ गए। वीपी सिंह के इस कदम ने भारत के सियासत की दशा और दिशा दोनों को बदल कर रख दिया। लोग अब खुलकर पिछड़ों की राजनीति करने लगे। जिस साल मंडल आयोग की सिफारिशों को अमली जामा पहनाने का ऐलान हुआ, उसी साल लालू प्रसाद यादव पहली बार मुख्यमंत्री बने। लालू प्रसाद यादव पहले से ही पिछड़ों की राजनीति कर रहे थे। उन्होंने बिहार की राजनीति इस तरह बदली कि 1990 के बाद बिहार में सरकार किसी भी पार्टी की बने, मुख्यमंत्री पिछड़ी जाति का ही बनने लगा।
एक तरफ पिछड़ों की राजनीति जोर पकड़ रही थी तो दूसरी तरफ गठबंधन की राजनीति भी परवान पर थी। 1977 में हुए सत्ता परिवर्तन ने गठबंधन की राजनीति बना डाली थी। यही से गठबंधन की राजनीति की शुरुआत होती है। जब जनता पार्टी का गठन हुआ तब जनसंघ, भारतीय दल, सोशल पार्टी समेत 10 से ज़्यादा दल इसमें शामिल हुए। इससे पहले ये दल अपनी राजनीति अलग अलग कर रहे थे। यहीं से गठबंधन की राजनीति की शुरुआत हुई, क्योंकि पहली बार किसी गठबंधन की सरकार सत्ता में आई थी। 1977 में जनता पार्टी ने गठबंधन की राजनीति की बुनियाद तो डाल दी, लेकिन धीरे धीरे ये पार्टी अपना वजूद खोने लगी। चौधरी चरण सिंह की सरकार के जाने के बाद जनता पार्टी उसका धड़ा 10 साल तक सत्ता से दूर रहा। 1988 में वीपी सिंह की अगुवाई में जनता दल का गठन हुआ और जनता पार्टी और लोक दल का जनता दल में 1989 में लोकसभा चुनावों के बाद वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। इसके बाद जनता दल ने चंद्रशेखर की अगुवाई में जनता दल समाजवादी का गठन किया और कांग्रेस के समर्थन से सरकार बना डाली। जनता दल समाजवादी का नाम आगे चलकर समाजवादी जनता पार्टी हो गया और इसी से अलग होकर मुलायम सिंह यादव ने 1992 में समाजवादी पार्टी का गठन किया, लेकिन जनता परिवार में अभी भी फूट के बादल मंडरा रहे थे। चौधरी चरण सिंह के पुत्र चौधरी अजीत सिंह ने 1992 में जनता दल से अलग होकर राष्ट्रीय लोक दल बना दिया। 2 साल बाद यानी 1994 में नीतीश कुमार ने जनता दल के नाम से पार्टी बना डाली। इसी साल अक्टूबर में पटना के गांधी मैदान में एक बड़ी सभा हुई और पार्टी का नाम बदल दिया। लेकिन 1997 में जनता दल को एक बड़ी टूट का दर्द झेलना पड़ा। चारा घोटाले में लालू यादव का नाम आ चुका था और तब वो बिहार के मुखिया थे, बल्कि जनता दल के अध्यक्ष भी थे। लालू को अध्यक्ष पद छोड़ने के लिए कहा गया और इसी अध्यक्षता के सवाल पर उन्होंने पार्टी को तोड़ डाला। इसी साल 5 जुलाई को लालू प्रसाद यादव ने राष्ट्रीय जनता दल का गठन किया। 1998 में जनता दल को एक और टूट का सामना करना पड़ा जब एक नए नेता ने बीजू जनता दल बनाकर खुद को अलग कर लिया। 1999 में एच.डी. देवेगौड़ा के नेतृत्व में कर्नाटक में जनता दल का गठन हो गया। तब जो जनता दल बची थी, शरद यादव उसके अध्यक्ष बने थे। बिहार में जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार की अगुवाई में समता पार्टी बेहतर काम कर रही थी। 1996 के लोकसभा चुनाव में समता पार्टी ने बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया। बीजेपी के साथ समता पार्टी केंद्र सरकार में सहयोगी की भूमिका निभा रही थी, जहां नीतीश कुमार रेलवे और कृषि सहित कई महकमों की जिम्मेदारी संभाल चुके थे। आखिरी मोड़ पर बची हुई जनता दल पार्टी का 1999 में समता पार्टी में विलय हो गया और आगे चलकर 2003 में यही पार्टी जनता दल यूनाइटेड हुई। यानी 1977 में भारतीय राजनीति को बदल कर रख देने वाली जनता पार्टी के घटक दलों में कोई बिखर गया तो कोई राजनीतिक करवट लेता रहा और समीकरण बनते बिगड़ते गए। जनता पार्टी और जनता दल ने अपना वजूद खो दिया, लेकिन इनके साथ निकली पार्टियां अभी भी कई राज्यों में सत्ता में हैं या सत्ता का सुख भोग रही है। भारतीय राजनीति में इन दलों के उदय होने और पतन होने की कहानी इतिहास के पन्नों में दर्ज है और सियासत का यह शौक अभी भी जारी है। मैं ओम प्रकाश चौधरी। आज राजनीतिक यात्रा में